गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं रोहित राय आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुज आश्रम प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, डेमोज देख सकते हैं। टीचर्स के काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है। पसंद आता है तो एनरोल कर सकते हैं। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग मयंक, गुड मॉर्निंग ऋषभ। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कल के दिन हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था हमने कि क्या होता है चैप्टर। हालांकि ये 4 नंबर या 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में बनेगा ये चैप्टर, पर इसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं है क्योंकि बुक से क्वेश्चन आए या नहीं आए, क्योंकि 2 या 3 एक्सरसाइज है आपकी सिर्फ उस बुक के अंदर। आपके अगर कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप जो 3 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है उसको भी आराम से आप टैकल कर लेंगे। और कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये चैप्टर आपका काफ़ी स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर का हर जगह यूज आता है। समझ गए दोस्तों। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना है, ठीक है, जो कि अब 12th बोर्ड में आते हैं बच्चों के, आप बिलीव कीजिए, आप अपने दोस्तों से मिलिए, पूछिए सीनियर्स से, ठीक है। आप अभी से अपना टारगेट बना लीजिए कि पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं। हम आपके साथ जुड़े हैं, हम आपके पूरे में से पूरे मार्क्स ला के दिखाएंगे अगर आप हमारे साथ ऑनेस्टी से पढ़ते जाते हैं, कंटिन्यू जुड़े हैं। तो ये चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, मैं ये कहना चाहता था, क्योंकि ये 4 नंबर अगर आपने छोड़े गलती से भी तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स तो नहीं ला पाएंगे। हालांकि ये एक चैप्टर कंसेप्चुअल है, आपको लग रहा होगा, बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली कंसेप्चुअल है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चे मेरे से जुड़ सके, मेरे कंसेप्ट्स को देख सकें। अगर उनको पसंद आता है तो वो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। जी मयंक, ओके, तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा था आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और इस चैप्टर के 3 वर्ड्स हैं, पहला है इनवर्स, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा है फंक्शन। फंक्शन आपने 11th में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th 11th दो क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। हमारे लिए जो वर्ड है वो नया है, इनवर्स। वो क्या वर्ड नया है? इनवर्स। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसी का जस्ट उल्टा होने वाला है, अपोजिट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमने बात की थी, थोड़ा सा हमने रिकॉल किया था चीज़ों को। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। जो हम नॉर्मल इक्वेशन पढ़ते हैं, जो नॉर्मल हम लोग इक्वेशंस पढ़ते हैं, वो भी एक फंक्शन ही है। फंक्शन कैसे है? फंक्शन मतलब होता है चलाने वाला। चलाने वाला मतलब क्या बोलेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब x की वैल्यू हम लोग डालेंगे तभी तो y आएगा। सपोज कर लो x आपने 5 पुट किया तो y कितना आ गया? 25 आ गया। तो हम क्या बोलते हैं? y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब y को कौन चला रहा है? y को x चला रहा है, तो वही चीज फंक्शन है। सपोज कर लो y इक्वल टू है अपने पास sin x। ये क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, द्विघात फलन है, ये 2 घात है। परंतु ये क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स। जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे तभी तो y आएगा, दिखती सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे? y इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x।
x की वैल्यू डालो, साइन 45 सपोज कर लो और उसके हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया, फंक्शन भी हो गया, पर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनवर्स पढ़ने वाले हैं, अपोजिट पढ़ने वाले हैं। तो कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अब हम लोग साइन नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स पढ़ने वाले हैं। इनवर्स वर्ड यूज करेंगे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते हमने एक ग्राफ भी डिस्कस किया था, उसी के आगे का पार्ट में कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ठीक है। आज भी हमारा आधा सेशन बेसिक जाने वाला है बच्चों, जिसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये रेंज डोमेन आए कहां से। आपके एक्सरसाइज 2.1 में एक टेबल बनी हुई है, आपने बुक खोल के देखी होगी, तो उस टेबल के अंदर देखोगे आप सही से तो कुछ डाटा दे रखा है, -π/2, π/2 वगैरह, बच्चा उसको रट लेता है। तो मैं वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि वो टेबल कैसे आई है। कल हम लोगों ने 10th की टेबल डिस्कस की थी, उसकी ज़रूरत हमको बिल्कुल पड़ने वाली है। जो बच्चे बिल्कुल उनको पता है, रिकॉल कराया था मैंने कि 10th की टेबल ऐसे निकाली जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करके उनको याद कर लेंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो आगे की जो वो तो 10th की टेबल थी, वो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल थी। अब जो 12th में टेबल आई है, ये इनवर्स टिक्नोमेट्रिक की आई है टेबल। और इस इनवर्स टिक्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैसे आई ये टेबल। इसके ऊपर मैं आधा सेशन डिस्कस करने जा रहा हूं, फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस एक बार सीखने की जरूरत है, बार बार कुछ भी नहीं सीखना और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कल मैंने साइन थीटा का एक ग्राफ बनाया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये पूरा बेसिक है, आपने ग्राफ पढ़ रखा है बच्चों, 11th में भी आया था, ठीक है। तो मैं y = साइन थीटा का एक बार ग्राफ बनाता हूं। मोस्टली बच्चों को पता होगा कि साइन थीटा कैसे बनता है, ठीक है। चलो बनाते हैं, साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं। ये कुछ ऐसा बनता है दोस्तों, और पीछे की साइड कंटिन्यू चलता जाएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है। फंक्शन में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं। फंक्शन क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन है y = साइन थीटा। अब देखो, ये पॉइंट हम लोग 0 या O सपोज करते हैं। ये जो पीक है, इसका जो एंगल बनता है वो π/2 है। ये वाला फंक्शन पाई है। आगे क्या होगा दोस्तों? 2π, 3π। यहां पर क्या होगा दोस्तों? ये जो पीक है, इस पीक का जो एंगल बनेगा वो -π/2 बनेगा। ये पाई बनेगा माइनस का, है ना, और ये क्या बनेगा? माइनस का 2π। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा बच्चों। ये साइन थीटा का मैंने करो आपको बना के दिखा दिया है। ये मैं अभी भी 11th ही डिस्कस कर रहा हूं, और इसमें कहीं भी इन्वर्स नहीं है। ये पूरा का पूरा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं कि ये साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। अब एक चीज पढ़ने जा रहे हैं कि इनवर्स जो होता है ना दोस्तों, ओके मैंने अभी रब कर दिया। जो इनवर्स होता है ना दोस्तों, ये जो होता है, ये 1-1 फंक्शन होता है। 1-1 फंक्शन होता है। और कौन सा फंक्शन होता है? ऑन-टू फंक्शन होता है। एक बार समझने की कोशिश करना कि ये चीजें क्या है। ये आपके चैप्टर 1 में आती है, 1.3 एक्सरसाइज में, ठीक है, कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। क्लियर? ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। तो देखो 1-1 वर्ड जो है, इससे ये मैं चैप्टर 1 में क्लियर बताऊंगा, अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पर 1-1 को एक बार अभी वर्ड से पकड़ने की कोशिश करते हैं। 1-1 मतलब एक और एक ही फलन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में 1-1 फंक्शन बोलेंगे। तो एक ही या 1-1 फंक्शन होता क्या है? ये होता है कि x की एक वैल्यू से y की एक ही वैल्यू पॉसिबल हो। 1-1 मतलब x की एक वैल्यू पुट करो और y की एक वैल्यू आ जाए। ये बात समझ में आ रही क्या आपको दोस्तों? क्लियर? वैसे ही क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन मतलब इंग्लिश में आपको पता ही है भाई,
है ना। ऑन टू मैं क्या बताऊं, ऑन टू मीन्स पूरा ऑब्जेक्ट को कवर करना। तो ऑन टू मतलब ऐसी वैल्यूज जिससे फंक्शन पूरा का पूरा कवर हो जाए, पूरा का पूरा कवर हो जाए। ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, तो अब देखते हैं हम लोग ये इनवर्स फंक्शन होने के लिए, आप एक्सरसाइज 1.3 में डिस्कस पढ़ेंगे हम लोग। इनवर्स होने के लिए ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक 1 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब देखना आगे, अब क्या होता है, इसको इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो चलो देखते हैं। देखो ये होती है दोस्तों, जो एक्स एक्सिस है वो तो एक्स की वैल्यूज है, और जो वाई एक्सिस है वो क्या है, वाई की वैल्यूज है ना। और मैंने कल भी आपको बताया था, जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रांत बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या बोलेंगे दोस्तों, परिसर बोलते हैं, ठीक है। और परिसर को क्या बोल देंगे दोस्तों, रेंज। तो डोमेन और रेंज दो टाइप की वैल्यू होती है दोस्तों, डोमेन और रेंज, ठीक है। अब मेरे को यह समझाना कि ये 1 1 है, 1 1 मैंने अभी बताया, 1 1 मतलब एक और एक, क्या x की एक वैल्यू से y की एक वैल्यू पॉसिबल है, क्या x की एक वैल्यू से y की वैल्यू एक पॉसिबल है। चलो देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता है क्या यहां पे। तो ठीक है, देखो सपोज कर लो दोस्तों कि मेरी वैल्यू ये है, ठीक है, मेरी वैल्यू ये है। तो मैंने क्या किया, यहां से एक वैल्यू ली, यहां से मैंने एक वैल्यू ली, तो क्या ये y एक्सिस पे वैल्यू नहीं आएगी, समझ रहे हो आप, y एक्सिस पे वैल्यू आ गई, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू। और एक मैंने यहां पे पॉइंट लिया, सपोज कर लो यहां पे पॉइंट लिया, तो ये एक x की वैल्यू, ये एक x की वैल्यू, मैं नीचे ले रहा हूं ना x एक्सिस पे, तो ये x की वैल्यू, ये भी एक x की वैल्यू, x की दो वैल्यू। और x की दो वैल्यू से y की कितनी वैल्यू, y की तो एक ही वैल्यू। मतलब ये कोई पेरियोडिक टाइप का कर्व है, आप समझ पा रहे हैं, ये है ना कुछ राउंड कंप्लीट कर रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस कर्व को देख के बच्चे को लग रहा होगा कि x की दो या दो से ज्यादा वैल्यूज से y की एक सिंगल वैल्यू पॉसिबल है। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। क्या बच्चा ये समझ पा रहा है कि x की डिफरेंट वैल्यूज से, x की डिफरेंट वैल्यूज से y का एक मान आ पा रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है दोस्तों। मतलब क्या ये, मैं पूछूं अगर आपसे कि क्या ये 1 1 फंक्शन है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे x की 2 और मोर वैल्यूज से y की एक सिंगल वैल्यू आ रही है, जबकि आपने 1 1 में ये बताया कि x की एक ही वैल्यू से y की एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा करो, मतलब ये करो तो मैनी वन फंक्शन है। क्या है, मैनी वन फंक्शन है दोस्तों। तो सर आपने तो अभी ये बताया कि जो इनवर्स होते हैं ना वो 1 1 फंक्शन होते हैं, अब आप बता रहे हो कि ये मैनी वन फंक्शन है, तो क्या सर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूंगा इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसका इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते। पर हमको तो इनवर्स का चैप्टर पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे कंडीशन लगा देंगे, इस पे कंडीशन लगाएंगे दोस्तों। हम इसको पहले इनवर्स बनाएंगे, ये अभी तक इनवर्स नहीं है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इनवर्स बनाएंगे। इनवर्स बना देंगे तो फिर हम इसको पढ़ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इनवर्स कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैनी वन का जो फंक्शन है, इस मैनी वन फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन में कंप्लीट कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। मैनी वन फंक्शन को क्या कर देंगे, 1 1 फंक्शन में इंटरचेंज कर देंगे। अब बोलोगे सर ये कर्व जो है ये तो मैनी वन दिख रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, पेरियोडिक है, आप इसको कैसे कर दोगे 1 1 में चेंज, ठीक है। तो देखो अभी कैसे करते जाएंगे, तभी आपको वो टेबल समझ में आएगी दोस्तों। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आधा सेशन है, क्वेश्चंस जब करेंगे तो सारे बच्चों को ये क्लियर होता जाएगा। अब देखो ये मैंने अभी बताया मैनी वन है, इसको कैसे करें 1 1 में। तो पहले इस कर्व के ऊपर पहले तो डोमेन और रेंज के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका क्या डोमेन और क्या रेंज रहना चाहिए। तो मैंने बात की दोस्तों प्रांत की, प्रांत बोले तो x, बोले तो डोमेन, प्रांत बोले तो x और x बोले तो डोमेन।
अच्छा बच्चों ये बताओ मेरे को कि इसमें x की वैल्यू में क्या रख सकता हूं इस पूरी लाइन में? तो बच्चा बोलेगा सर x वाली लाइन पे तो ये कर्व पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब x की वैल्यू जो x एक्सेस वाली है वो आप कुछ भी रख दो, यही बोलोगे आप, और कुछ भी रख दो मतलब इसके अपरांत जो डोमेन x है वो क्या वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका क्या डोमेन है, प्रांत है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, बिल्कुल ठीक है। और परिसर की बात करें दोस्तों, परिसर आप बता सकते हो क्या मुझे? परिसर बता सकते हो क्या? रेंज बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर परिसर मतलब रेंज मतलब तो y होता है, और y मतलब ये वाली लाइन होती है, और y में देखते हैं सर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है। तो दोस्तों इसकी y की जो वैल्यू होती है वो 1, ऊपर तो 1 होता है, 1 तक वैल्यू पॉसिबल है, और नीचे -1 तक वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं क्या कि -1 से 1 तक की वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। क्लियर? और कॉलम कौन सा यूज कर लेंगे दोस्तों? मेन कॉलम यूज कर लेंगे, मतलब -1 और 1 जो है वो दोनों इंक्लूड है। किसी बच्चा को अगर नहीं पता चल रहा कि कॉलम क्या है, तो जो मिडिल कॉलम होते हैं, ठीक है, ये ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसमें 1 और -1 इनकी वैल्यू इंक्लूड होती है, शामिल होती है। परंतु अगर मैं ऐसा लिख दूं -1 से 1 और मैंने एक छोटा कॉलम यूज कर लिया, मतलब ये होता है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यूज है खाली, इसके अंदर -1 और 1 जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है इस कॉलम के अंदर -1 और 1 का। तो बच्चा अब 12th में आ चुका है, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको कॉलम्स का भी नॉलेज रहना चाहिए। तो जो बच्चे देख रहे हैं लाइव प्लीज कमेंट कर दीजिए, किसी भी तरह का डाउट ना हो आप लोगों के अंदर। जितना पढ़ाया है मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल जा रहा है, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि आपको टेबल इजीली याद हो सकती है। हाँ बिल्कुल, बुक के 2.1 एक्सरसाइज के आगे आपको टेबल मिल जाएगी, और उस टेबल को भी मैं ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रेंज और डोमेन में किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है कि रेंज इसका ये होना चाहिए और डोमेन इसका ये होना चाहिए। ये टिक्नोमेट्रिक है, हालांकि अभी मैंने इनवर्स की बात नहीं की है, ये टिक्नोमेट्री ये 11th है जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। अब जो पढ़ा था उसमें आपके कंसेप्ट अगर वीक है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि -1 से 1 हमेशा हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग 11th में बोलते थे कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 होती है, इसके बीच में होती है या इतनी होती है। तो दोस्तों कहाँ से आया ये -1 और 1? ये इस ग्राफ से आया, इसकी वैल्यू यही होती है पेरियोडिकली -1 से 1। और x की वैल्यू क्या रख सकते हैं या थीटा की वैल्यू, तो वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। ये अपने पास 11th का कंटेंट था। आ जाओ 12th में। 12th में क्या है, अब मैंने आपको बताया ना कि ये तो मेनी वन फंक्शन है, और ये सिर्फ साइन थीटा ही नहीं दोस्तों, सारे के सारे 6 फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 के 6 फंक्शन सारे के सारे मेनी वन ही है। तो बच्चा बोलेगा कि सर ये सारे मेनी वन है तो क्या इनका इन्वर्स पॉसिबल है? मैं बोलूँगा नहीं, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाओगे, जब तक इस मेनी वन को 1-1 कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या करना है, मेनी वन को 1-1 में चेंज करना है। चलो करते हैं। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं ना ये यहां से लेके यहां तक का जो कर्व है इसको रब कर देता हूं, और मैं खाली समझना इस बात को। चलो मैं सिर्फ और सिर्फ यहां तक की वैल्यू ले रहा हूं दोस्तों, यहां तक की, मैं सिर्फ यहां तक की वैल्यू ले रहा हूं दोस्तों, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। मतलब ये कर्व कुछ ऐसा जा रहा है दोस्तों। अब इस कर्व को सही से देखो और समझो, क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या बार बार राउंड बन रहा है क्या? बच्चा बोलेगा नहीं सर ये रिपीट तो नहीं हो रहा।
क्योंकि मैंने इसकी एक कंडीशन ले ली यहाँ से यहाँ तक, मतलब -π/2 से लिख देता हूँ मैं क्लियर, बच्चे को दिख नहीं रहा होगा, -π/2 से प्लस का π/2। मैंने एक कंडीशन लगा दी कि -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में ही इसकी वैल्यू है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि x की एक वैल्यू से y का एक वैल्यू, x की एक वैल्यू से y की डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है, मतलब x की एक वैल्यू रखने से y की भी एक वैल्यू ही आएगी। समझ रहे हो आप? x की एक वैल्यू रख दो तो उसके हिसाब से y की भी एक वैल्यू पॉसिबल है। इसमें किसी को डाउट है क्या बच्चा? नहीं है? देख सकते हो ना आप, यहां से रखो ये y आएगा, यहां से रखो यहां पे भी अलग y आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या अब ये 1-1 फंक्शन है? बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, अब ये 1-1 फंक्शन बन गया। ठीक है, और ऑन टू तो सारे फंक्शन होते हैं। ऑन टू मीन्स ये होता है कि y जो x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू सारी कवर होनी चाहिए, तो पेरियोडिकली वो सारी वैल्यूज कवर हो रही थी, तो ऑन टू सारे फंक्शंस होते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चा, ऑन टू ऑलरेडी होता है। ये मैं 1.3 एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा आगे थ्योरेटिकल। अब 1-1 फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे कर्व से क्लियर हो रहा होगा कि 1-1 मतलब x की वैल्यू 1 रखी थी आपने, y की भी एक वैल्यू पॉसिबल हो रही है, मतलब हमने क्या किया, मैनी 1 को 1-1 में कन्वर्ट कर दिया इस कंडीशन के साथ, इस बाउंड्री के साथ। बाउंड्री के साथ मतलब क्या बाउंड्री है दोस्तों? मैं बोलूंगा -π/2 से +π/2। समझ में आ रही है आपको बात? तो -π/2 से +π/2, ठीक है। और मैं अगर आपको बोलूंगा कि दोस्तों इसके x की वैल्यू क्या है, तो x तो आप y की वैल्यू क्या है, तो y तो आप बता ही दोगे ना। y तो देखो ये ऊपर तक था, यहां तक, तो इसकी वैल्यू तो 1 थी। ये देखो ये पीक है, इस वैल्यू, ये वैल्यू तो 1 थी, और ये वाली वैल्यू कितनी है y की? ये y एक्सिस मतलब ये y वाला करो ना, तो यहां पे वैल्यू 1 है और यहां पे वैल्यू क्या है दोस्तों? -1 है। समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर मैं इनवर्स, अब ये 12th है, तो इनवर्स की बात करना चाहूं तो इनवर्स में अगर हम लोग सबसे पहले डोमेन की बात कर लें, डोमेन मतलब प्रांत, प्रांत मतलब x की बात कर लें, तो आप बताओ मेरे को दोस्तों x की वैल्यू क्या पॉसिबल है ना? तो x की वैल्यू जो पॉसिबल है, आप क्या बताओगे दोस्तों? x की वैल्यू कहां से कहां तक है? तो आप बोलोगे -π/2 से π/2। देखो ना आप, देखो ना दोस्तों, ये x एक्सेस है और ये x एक्सेस है, तो यहां पे ये प्लस का π/2, ये -π/2 x पे, तो ये -π/2 से +π/2 मेन कॉलम। और मैं अगर रेंज की बात कर लूं दोस्तों, परिसर की बात कर लूं, तो परिसर मतलब होता है y की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है? तो परिसर की वैल्यू मतलब y एक्सेस देखोगे और y एक्सेस देखोगे मतलब वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर -1 से 1 तक पॉसिबल है, -1 से 1 तक पॉसिबल है। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, ठीक है। और एक चीज़ और, मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जैसे ही इनवर्स आता है, 12th आती है, तो डोमेन और रेंज का क्राइटेरिया क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। मैंने आपको कल बताया ना, साइन थीटा जो होता है लेफ्ट साइड वाला राइट चला जाता है। देखो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज कर लो y = sin x है। समझना बच्चा सही से, कैसे ये डोमेन और रेंज चेंज हो रहे हैं। देखो y = sin x है, मैं x की वैल्यू डालूंगा तो क्या y आएगा? बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, x की वैल्यू आप डालिए y आ जाएगा। पर हम लोग तो साइन अपोजिट पढ़ रहे हैं, मतलब ये साइन जो है ना, ये साइन इधर आने वाला है, लेफ्ट साइड में आएगा। तो देखो क्या बनेगा बच्चा, x = साइन इधर चला गया तो साइन इनवर्स y बन जाएगा, साइन इनवर्स y बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? जब साइन इनवर्स y बन जाएगा दोस्तों, तो मैं ये नहीं कह सकता कि x अकेला, अभी यहाँ पे देखो y अकेला है, y एलोन है, मतलब ऊपर वाली लाइन में मैं ये बोल सकता हूँ y इज द फंक्शन ऑफ x, बट नीचे वाली लाइन में देखो x अकेला है, मतलब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि y की वैल्यू जब मैं डालूंगा ना दोस्तों, जब मैं y की वैल्यू डालूंगा उसके हिसाब से x आएगा। इधर y को x चला रहा है, इधर x को y चला रहा है, मतलब मैं बोलूँगा x इज द फंक्शन ऑफ y, x इज द फंक्शन ऑफ y। तो इनवर्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है। 11th में था y इज द फंक्शन ऑफ x, 12th में है x इज द फंक्शन ऑफ y। दैट मीन्स डोमेन और रेंज जो हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। ये आपका बन जाएगा दोस्तों रेंज,
और ये बन जाएगा आपका डोमेन। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ बच्चों। आप टेबल देख रहे पा रहे होंगे, अगर आपने किताब खोली है दोस्तों प्लीज़ किताब खोलिए, आप 2.1 एक्सरसाइज पर जाइए, उसके जस्ट पहले वाले पेज, जस्ट उसके पास वाले पेज पे ब्लू टेबल बनी है, तो उसमें आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये वैल्यूज़ क्या है। काफ़ी टफ लगती होगी आपको वो वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और याद नहीं, आप अब देखो मैंने इसको समझा दिया है, अब आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहाँ से आया ये ज़रूरी है, ठीक है। उसमें भी मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, उतना ही याद रखना है। तो -π/2 से π/2 क्या हो गया, इसका रेंज हो गया, परिसर हो गया, y हो गया y हो गया ये, और ये वाला क्या हो गया दोस्तों, और ये वाला हो गया x हो गया, डोमेन हो गया -1 से 1। क्लियर हो गया। एक बार आप देखिए, इसको समझ लीजिए, टेबल से मैच कीजिए, -π/2 से π/2, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। y की जो वैल्यू है, इन्वर्स की जो वैल्यू है साइन की, साइन इन्वर्स की जो वैल्यू है वो दोस्तों आपके -π/2 से π/2 इनके बीच में रहनी चाहिए, या यहाँ तक रहनी चाहिए। ये भी आ गया तो भी चलेगा। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 तक अपने को पुट करनी होती है। तो ये -1 से 1 आपको ध्यान नहीं रखना, मैं अभी टेबल बनाऊंगा, आपको मैं समझा दूंगा क्या क्या याद रखना है। याद इन द सेंस समझ में आ गया ना आपको, तो उतना ही क्वेश्चन करोगे सब क्लियर होता जाएगा। -π/2 से π/2 ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आप, ओके दोस्तों, ये समझ में आ गया। उसी तरीके से 1-2 कर्व और समझा देता हूं मैं आपको, उसमें हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो कॉस में हम लोग अगर बात करें दोस्तों, कॉस का कर्व बच्चा जानता होगा, साइन का तो बना लिया, कॉस का कैसे बनता है। तो देखो साइन में यहां से कर्व चालू होता है, आपको पता है, यहां से 0 से। अब हम लोग कॉस में क्या करते हैं, यहां से चालू कर देते हैं, ये ऐसे जाता है पेरियोडिकली। समझ में आ गया बच्चा, ये कुछ यहां से ऐसे जाता है, ये आपका 0 था दोस्तों, ठीक है। और ये क्या था आपका, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, आगे चलता जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा -π/2, ये आपका -π, -3π/2, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इस टाइप का पेरियोडिक फंक्शन कॉस का होता है, सबको पता है। 0 से नहीं जाता है, 0 के ऊपर से जाता है, इस टाइप से जाता है। अब मैं पूछूं, ये 11th में आपने एक कर्व पढ़ा है दोस्तों, अब मैं पूछूं ये cos x का कर्व जो है, क्या ये पेरियोडिकली है, क्या ये राउंड वाइज चल रहा है? बोलो, बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर ये राउंड वाइज चल रहा है। तो अगर मैं अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये करूं, क्या ये मेनी वन फंक्शन है? बिल्कुल। आप बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर मेनी वन है। क्यों है? क्योंकि x की बार बार वैल्यूज पुट करने से y की एक वैल्यू आ जाएगी, सेम आएगी। कैसे? जैसे देखो, यहाँ पे एक वैल्यू आई, यहाँ पे एक वैल्यू आई, x तो अलग अलग है परंतु y की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, रिपीट हो रहा है, ये मेनी वन फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चा बोलेगा सर इसका इन्वर्स तो हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि मेनी वन है। तो हम इसको करने जा रहे हैं 1 1, ठीक है, इसको 1 1 कर देंगे, कंडीशन लगा देंगे, कुछ नैरो रेंज लेके आ जाएंगे। वो कंडीशन कैसे लगाते हैं? तो वो कंडीशन हम लोग लगा देते हैं दोस्तों यहां से यहां तक की, इसको मैं कर देता हूं रब, मेरे को रिपीट कराने की जरूरत नहीं है कर्व को। क्लियर हो गया? मैं कुछ कंडीशन लगाने जा रहा हूं, कर्व को छोटा करने जा रहा हूं। तो देखो ये इस टाइप का कर्व बन गया, इतना ही लेते हैं, ठीक है, और इतना ही लेते हैं मतलब ये आपका 0 हो गया और ये वाला जो हो गया ये कितना हो गया? पाई हो गया, 0 to पाई। क्या इसके अंदर x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू से y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है क्या? बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, अब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसकी रेंज बन गई दोस्तों क्या? 0 to पाई। हम लोग कौन सा कर्व पढ़ रहे हैं दोस्तों? कॉस थीटा का।
तो कॉस थीटा की जो कॉस थीटा का जो ये जो रेंज है वो क्या बन गया दोस्तों, ये रेंज जो y की वैल्यू है वो क्या बन गई, 0 to पाई बन गई। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 0 से पाई के अंदर एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसका इन्वर्स निकालेंगे। आप टेबल देख पा रहे हैं दोस्तों, कॉस के अंदर 0 से पाई का टेबल दे रखा है। आई होप कि बच्चों को सब क्लियर हो रहा होगा, 0 से पाई। अच्छा, एक और कर्व देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मेनली तीन कर्व ही अपने इंपॉर्टेंट हैं, साइन, कॉस और टेन का। तो उम्मीद करता हूं बच्चे को टेन का कर्व पता हो। टेन का कर्व कैसे बनता है? टेन का कर्व बच्चा ऐसा बनता है, इस टाइप से बनता है, फिर ये इस टाइप से ऊपर चढ़ता है। ये हमेशा इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, ऊपर वैल्यू बढ़ती जाती है। सॉरी, ये ऐसे, ये कंटिन्यूअस इस टाइप से चलता जाता है। और इसी टाइप का कर्व जो है वो माइनस के अंदर भी बच्चा आ जाता है, नेगेटिव के अंदर भी आता है। इस टाइप का टेन का कर्व होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये एक कंटिन्यू फंक्शन है, पर अगर मैं इस टाइप के 2, 3, 4, 5 ले लूंगा तो ये मेनी वन बन जाएगा, ठीक है। पर मेनी वन तो करना नहीं है, अपने को क्या करना है, 1 1 करना है। तो कोई एक ऐसा का ऐसा रफ कर देता हूं और सिर्फ एक लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लूंगा, तभी ये 1 1 बनेगा और इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो मैंने इसका एक सिंगल ये कर्व ले लिया। समझ में आ गया बच्चा? अब जब मैंने इसको सिंगल ले लिया, इस टाइप से लिया है, तो अब ये 1 1 बनाने के लिए ये π/2 है आपका, और इधर अगर आओगे तो ये आप मेन लाइन समझिए, ये लाइन आप मेन समझ लीजिए, ये लाइन आप मेन समझिए, और यहाँ से इस टाइप से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चा ये π/2 है और ये -π/2 है, ये 0 है आपका, है ना, ये 0 है दोस्तों, ये 0 है। तो 0, ये π/2 और ये -π/2, इस टाइप से कर्व बन गया। क्या ये 1 1 है? बिल्कुल 1 1 है, रिपीट नहीं हो रहा है कर्व। x की एक वैल्यू से y की वैल्यू एक पॉसिबल है। तो इस टाइप का जो कर्व बना, मतलब tan थीटा का कर्व डिस्कस कर रहे हैं, और tan थीटा का जो वैल्यू बनेगा, जो रेंज बनेगी y की वैल्यू, वो बनेगी आपकी -π/2 से प्लस का π/2, माइनस के π/2 से प्लस का π/2। आप टेबल देख सकते हो बच्चों, उस टेबल के अंदर tan थीटा है और tan थीटा के कर्व में -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2 उसका रेंज है, y की वैल्यूज हैं, ठीक है। चलो टेबल बनाएं। tan के आगे भी आएगा बच्चा, कोट आएगा, सेक आएगा, कोसेक आएगा, उतना डीपली नहीं जाना है, हम लोगों को मेनली 3 ध्यान रखने हैं। मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, चलो पहली चीज हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स x की। इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो पहला साइन इनवर्स x की बात कर लेते हैं, और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं डोमेन की और रेंज की। मैं वही टेबल बना रहा हूं जो आपके अंदर 2.1 एक्सरसाइज से पहले है, उसी को हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। हालांकि मैंने पूरा समझा दिया है। तो साइन इनवर्स x, डोमेन और रेंज। डोमेन दोस्तों x, रेंज दोस्तों y, प्रांत होता है ये दोस्तों, ये होता है परिसर। तो साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स x की अपने को बताना है कि क्या रहता है। तो आप बताइए मुझे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन इनवर्स x का प्रांत, x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू दोस्तों -1 से 1 तक, मैंने बताया अभी आपको, -1 से 1, ठीक है। 11th का उल्टा, 11th में यही जो डोमेन होता था ना दोस्तों, ये वाला, वो रेंज हो जाता था, परंतु हम तो इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो ये डोमेन -1 से 1, और परिसर दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, π/2 से π/2,
प्लस का π/2। मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 उसका डोमेन होता है और रेंज होती है -π/2 से प्लस का π/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग हमने पढ़ा दोस्तों cos इनवर्स x। क्या होता है ये cos इनवर्स x? cos इनवर्स x का डोमेन बताइए। तो cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? सेम होगा, इसकी वैल्यू भी -1 से 1 पेरियोडिकली, याद आया? तो -1 से 1 ही होती है इसकी भी वैल्यू, परंतु रेंज आपका चेंज हो जाता है दोस्तों। रेंज हो जाएगा आपका 0 से π। मैंने अभी आपको बताया था कर्व बना के, 0 से π होता है। जी मयंक, तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्सेज़ को। मैंने अपना इंट्रोडक्शन कल दिया था। मैं आपको बता दूं कि मैं IIT जोधपुर का स्टूडेंट हूं एंड जो बच्चा हमारे साथ एवरेज लेवल का भी बच्चा है, जिसके 10th में 60-70% भी है और वो उम्मीदें खो चुका है, ऐसा भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 12th में 10th की कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं अगर आप ऑनेस्ट रहें, पढ़ते रहें तो अच्छा कमबैक हो सकता है। और पढ़ने वालों के तो क्या कहने, वो तो अच्छा करते ही हैं। हमारे साथ जुड़िए, हम एवरेज बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं। 0 to हीरो मैंने बोला है, बिल्कुल 0 बेस से मैं कोर्स को चालू कर रहा हूँ, अच्छे लेवल तक लेके जाऊँगा। NCERT से भी थोड़ा अपर आपका लेवल बना दूँ, ये उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बोरिंग लग रहा होगा, परंतु ये टेबल याद कराने का एक तरीका था। बच्चा पूछेगा सर ये टेबल आई कहाँ से, बिल्कुल पहला क्वेश्चन उसका वही होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये टेबल यहाँ से आई है। इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, परंतु जब तक ये कंडीशन नहीं लगाओगे तब तक इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ये कंडीशन लगेगी तभी इन्वर्स निकाल पाओगे इन्वर्स। 11th में हमने पढ़ा ना, वो -∞ से +∞, 11th की चीज़ है वो कर्व पूरा अनंत तक जाता है। उसमें जब आप कंडीशन लगा दोगे, क्या कंडीशन लगा दोगे? -π/2 π/2 0 π, इस टाइप की कंडीशन कर दोगे, कर्व को नैरो कर दोगे, तब उस कंडीशन के अंदर कर्व का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब आपको समझ में आ गया? अदरवाइज ये कंडीशन नहीं लगाई तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। मैं ये बताना चाहता था। अब आपका 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसमें कुछ भी नया नहीं है। आप 1 नंबर क्लियर कर चुके हैं अगर इन चीज़ों को अगर आप सिर्फ माइंड में रखें। ठीक है, चलो 10 का बनाते हैं। तीसरा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो दोस्तों है ओके, तो tan इनवर्स x का जो दोस्तों है वो हम लोग r वैल्यू ले सकते हैं, रियल नंबर। x की वैल्यू कुछ भी रख देना आप, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो कर्व बताया था वो कुछ ऐसा था, तो मैंने y को x माना है इनवर्स में, तो x की वैल्यू अनंत से अनंत तक कुछ भी जा रही है। मतलब ये तो आप इन्फिनिटी रखें कुछ भी, परंतु y की वैल्यू कहाँ तक आएगी दोस्तों? y की वैल्यू -π/2 से प्लस का π/2 आएगी। π/2 आएगी, -π/2 से प्लस का π/2। समझ में आ गया दोस्तों? ये चीज क्लियर हो गई। ये मैंने कितने फंक्शन की बात की है? 3 फंक्शन, साइन, कॉस और टेन। मैं कॉट, सेक, कोसेक की बात नहीं करूंगा। अगर उसका क्वेश्चन आता है तो हम लोग इन तीनों में ही उसको चेंज कर देंगे। 10th में आपने पढ़ा है कि कॉट टेन का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है, कोसेक साइन का। तो उस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसको अपोजिट कर देंगे, इसी में कर देंगे चेंज। और इसमें भी मैं आपको एक फ़ायदा बता दूं, आपको डोमेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बन जाएगा।
आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 2.1 उसमें उससे पहले जो टेबल है उसमें आप इस टाइप की वैल्यूज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया ये कैसे आया, तो ये आपको याद रहना चाहिए। याद तो क्या, आपके माइंड में रहना चाहिए। क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। तो ये -π/2 से π/2, 0 से π, -π/2 से π/2 ये पता होना चाहिए। और देखो ना, साइन और टेन तो सेम ही है, साइन और टेन तो सेम ही है। कॉस थोड़ा सा 0 से π है। आपको नहीं लगता कॉस हमेशा पॉजिटिव है? समझ रहे हो? कॉस का क्या है, 0 से π है, कॉस तो पॉजिटिव है। और साइन और टेन जो है वो सिमिलर है, -π/2 π/2। ओके, आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये आपको टेबल मैंने बताई। इस टेबल के बाद में 2-3 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। 2-3 नहीं, एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि 11th में आपने 11th को मैं रिकॉल करा रहा हूँ वापस से 11th को। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था ना दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश, इसमें होते थे ऑल पॉजिटिव। मतलब जो 6 होते थे आपके, साइन होता था, कॉस होता था, टेन होता था और बाकी 3, तो ये सारे के इसमें क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे। सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता था आपका 90, 0 से 90 डिग्री वाला। इसको अपन बोलते हैं पाई। ये पाई वाली लाइन है ना दोस्तों, ये π/2 वाली लाइन है, ये 0 वाली लाइन है, ये तो सब बच्चों को पता है। ये 3π/2 वाली लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, 2π वाली लाइन है। 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पाई वाली लाइन है एक्स एक्सिस वाली, तो ये क्या बनेगा, पाई - थीटा नहीं बनेगा? पाई में से कुछ कम करोगे तभी तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। और इस क्वाड्रेंट में दोस्तों आप बता सकते हो क्या कि कौन सा पॉजिटिव होता है? तो बिल्कुल साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो बाकी 4 होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, इस क्वाड्रेंट का बता दो आप मेरे को, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? टेन होता है, कॉट थीटा होता है, ये तो पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो 4 होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसके अंदर कौन से हो जाते हैं दोस्तों, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। बाकी अदर 4 जो हैं दोस्तों वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपने 11th का ही मैं रिकॉल कराने जा रहा हूँ। आपने 11th में कॉस 1100 की वैल्यू निकाली होगी, कॉस 1100 डिग्री की वैल्यू निकाली है, ऐसा लिखा होता है। तो कॉस 1100 कैसे आता है दोस्तों, आप इसको बार बार रोटेट करते हैं। ये तो एक राउंड तो 360 होता है, 360, 720, 1080। फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर आप चेक करते हो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। उस क्वाड्रेंट में आया तो फिर आप बता देते हो कि उसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस में आएगा। जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसमें वो उस टाइप का फंक्शन प्लस का है नहीं है, ये आपने 11th में पढ़ा है। तो उसी तरीके से चीज़ें हैं। अब हमारे पास साइन जो है वो इन्वर्स के लिए -π/2 से π/2 के अंदर आना चाहिए, पहली चीज़। और कॉस जो है वो 0 से π के बीच में आना चाहिए, दूसरी चीज़। टेन जो है साइन इन्वर्स, सॉरी है ना, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, और टेन इन्वर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है क्या? आपको बार बार वो रोटेशन और 360, 1080 ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये रिकॉल कराया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मान लो मैं बोल देता हूँ कि कॉस 710, चलो छोटी वैल्यू लेते हैं, 360 से नीचे लेते हैं 350। मैं बोलता हूँ टेन 350, 350 कहाँ आएगा भाई, 0 से 90, 90 से 180, 270, 270 से थोड़ा आगे बढ़ोगे 350 इस वाले में आएगा। और इसमें मैंने क्या बोला, टेन 350। तो कॉस और सेक तो पॉजिटिव है पर टेन तो नेगेटिव है, तो टेन 350 नेगेटिव वैल्यू देगा, टेन 350 नेगेटिव वैल्यू देगा। ये 11th का चीज़ है, 11th की चीज़ें हैं। तो उसी टाइप से बच्चा 12th में भी वो वैल्यूज़ को बढ़ाएगा, एंगल को ज़्यादा कर देगा, कम ज़्यादा कर देगा, तो आपको उसके रेंज में लाना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, बताता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए बच्चा
ठीक है, किसको कैसे ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो ट्रीट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे साइन के अंदर अगर माइनस थीटा देता है, ठीक है, तो साइन के अंदर माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस नेगेटिव जो होता है बाहर आ जाता है। ये बच्चा पूछेगा कैसे आया सर, तो इसके लिए बच्चा ये आपके इवन ऑड फंक्शन आते हैं, ठीक है, ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर में ही हैं, तो वहाँ से हम लोग इसको जब फर्स्ट चैप्टर करेंगे रिलेट कर लेंगे। तो साइन माइनस थीटा जो होता है साइन माइनस साइन थीटा हो गया। ऑड फंक्शन, विषम फंक्शन, कॉस माइनस थीटा बच्चा, कॉस माइनस थीटा, कॉस जो होता है ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो इसके अंदर हम लोग है ना दोस्तों कॉस पाई माइनस थीटा करते हैं। क्या करते हैं? कॉस पाई माइनस थीटा। मैंने अभी बताया ना दोस्तों, कॉस की रेंज क्या थी? कॉस की रेंज 0 से पाई थी। 0 से पाई मतलब आंसर किस में आएगा? 0 से पाई के बीच में आएगा, और 0 से पाई मतलब पाई में से कुछ लेस करेंगे तभी तो पाई के बीच में आएगा, पाई माइनस थीटा। तीसरा सॉरी 10, टेन माइनस थीटा, ये भी एक ऑड फंक्शन है दोस्तों, और ऑड फंक्शन है मतलब 10 माइनस थीटा बन जाएगा, माइनस का टेन थीटा। ये आप जरूर ध्यान रखें, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, मैंने 2 लेक्चर ले लिए, अभी भी हमने एक्सरसाइज चालू नहीं की है, पर अब करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे, एक बार ही सीखेंगे पर बहुत ढंग से सीखेंगे बच्चा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ, मेरा कंक्लूजन ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। कौन सी 2 चीज़? पहली चीज़ साइन का रेंज, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई, और टेन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2। ये 3 चीज़ें, और ये 3 ये साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, टेन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, परंतु कॉस के अंदर से माइनस बाहर नहीं आता है। कॉस के अंदर पॉजिटिव ही रहता है, कॉस प्लस का ही रहता है। कॉस में क्या रहता है? पाई माइनस थीटा। अगर नेगेटिव को ट्रीट करना है तो कॉस के अंदर से क्या कर देंगे हम लोग? पाई माइनस थीटा कर देंगे। तो ये 3 और वो 3 रेंज वाले, बस खत्म चैप्टर आपका। और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है यार, ये फॉर्मूले थोड़ी है। कोई बच्चा बोलता है सर ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं नहीं मानता इसको, ठीक है। साइन में से माइनस बाहर आता है, टेन में से माइनस बाहर आता है, कॉस में से पाई माइनस थीटा करते हैं हम लोग। और बाकी वो 3 की बात अगर मैं करूं तो उसमें -π/2 से पाई, 0 से पाई, -π/2 से पाई। आगे बढ़े बच्चा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 से ही रिलेटेड है, 2.1 से ही रिलेटेड है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। आप मेरे को बताओ साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू। ये क्वेश्चन है आपके पास, दे रखा होगा, आप बुक खोलिए आपको पता लगेगा। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। अब देखिए, मैं वापस से इसको एक बार और समझाने दीजिए कि 11th में क्या होता था। 11th में कुछ ऐसा देता था कि साइन y बराबर 1/√2 है, तो y का मान बताओ। अब आपने 10th की टेबल रटी हुई होती थी कि साइन के अंदर टेबल में गए तो 1/√2 की वैल्यू 45 होती थी। समझ में आ रहा है आपको? 45 होती थी, तो आप बोलते थे कि सर साइन y 1/√2 है तो 45 डिग्री होना चाहिए, ये वो होता था। अब क्या होगा? अब आपके पास 12th में ये साइन हटेगा और साइन आ जाएगा यहाँ पे, और साइन अगर यहाँ पे आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा, साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा। तो वो 45 डिग्री जो बता रहे थे आप, समझ रहे हो, उसको आप इस फॉर्म में बताओगे, ये है वैल्यू। मैं अगर आपको पूछूं कि साइन 45 डिग्री क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/√2 होता है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है डिग्री, एक है वैल्यू। तो 11th में क्या करता था? आपको डिग्री देता था, साइन 45 की का मान बताइए। तो साइन 45 का मान आप बताते थे, क्या बताते थे? 1/√2, आप वैल्यू बताते थे। अब 12th में क्या है दोस्तों? आपको वैल्यू दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, और क्या बताना है दोस्तों? डिग्री बताना है।
समझ रहे हो, डिग्री बताना है, मतलब ये साइन उधर भेजोगे, साइन इनवर्स 1/√2 45 होता है। तो वही तो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, 45 होता है। साइन इनवर्स 1/, मतलब डिग्री बताइए। 12th में क्या क्वेश्चन है, 11th में ये था कि डिग्री दे दिया, मान बताइए। 12th में क्या है, मान दे दिया, वैल्यू दे दी और डिग्री बताइए। ठीक है, चलो अब इसको करने का तरीका होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का आता है। इसको करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, अपने को ये इसका मान बताना होता है। इसको मैंने माना लेट कि ये इसकी वैल्यू क्या है, y है, y मान लिया। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू दोस्तों ऐसे आएगी कि इसके मान के लिए साइन को इधर भेज देंगे। जब इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा साइन इधर आएगा। देखो दोस्तों, इनवर्स जो है वो इनवर्स इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो साइन इधर आ गया इस साइड, तो साइन बन गया प्लस का। तो साइन y बराबर क्या हो गया, 1/√2। बेटा राइट साइड में तो 1/√2 ही रहेगा ना, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन y बन जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो, अब साइन y ये तो ऐसा ही रख दिया। बच्चा मैंने आपको बताया था ना कि आपको 10th की टेबल की जरूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू उसको बताना होता है। तो 1/√2 की वैल्यू बता दो आप, तो 1/√2 की वैल्यू बताओ आप, क्या होता है, 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री। आपको आंसर रेडियन में रखना है, ध्यान रखना, रेडियन में आपके आंसर पूछे जाते हैं। तो साइन 1/√2 साइन 45 डिग्री होता है और 45 को π/4, तो साइन π/4 होता है। समझ में आ गया आपको बात। तो साइन से साइन कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, π/4। y की वैल्यू आ गई π/4। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। हाँ, क्या ये बच्चा -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है क्या? बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, ये तो आ रहा है। कैसे आ रहा है, -π/2 -90 होता है और π/2 प्लस का 90 होता है। तो -90 से -90 से +90 के बीच में 45 आता है क्या? बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर आता है। तो ये आपका क्रॉस चेक करते हो और क्रॉस चेक करके ये आपका आंसर सही हो जाता है, y = π/4। ऐसे एकमात्र क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जिसमें बच्चे को एग्जाम में अगर वो आंसर लिख रहा होता है तो उसको पता होता है कि ये मेरा आंसर सही है। क्यों? क्योंकि उसको ये वाला जो है ना गैप, जो मैंने अभी आपको रटवाया था कि साइन का, कॉस का और टेन का जो रेंज है -π/2 से π/2, 0 से π, -π/2, वो यहाँ पे होता है। इनके बीच में आना चाहिए। इनके बीच में आंसर आया क्या? तो इनके बीच में आया ना, π/4 इसके बीच में होता है। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे क्वेश्चंस को आप बोर्ड पे लिखेंगे, बड़े क्वेश्चंस को कैसे बोर्ड पर लिख सकते हैं? बच्चा मैं आपको बता दूं कि हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो बोर्ड पे लिखेंगे उस क्वेश्चन को, नहीं तो मैं उस क्वेश्चन को मेंशन करूंगा। आप घर पे बुक देखेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा और मैं उस क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी। क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखा के आगे बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया बच्चा? एक एक क्वेश्चन को ढंग से डिस्कस करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे और कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़िए। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों कि ये सारी डेमो क्लासेस हैं आपकी, जो आपको एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे, आप हमको सर्च करेंगे, आप वहाँ पे हमारी डेमो क्लासेस को देख सकते हैं, फैकल्टी से जुड़ सकते हैं। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। 5 से 6 लेक्चर्स आपके डेमो होने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग लाइव सेशन में आ जाएंगे बच्चा। हालांकि ये भी एक लाइव सेशन ही है, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पर हम लोग लाइव क्लासेस में जल्दी ही आने वाले हैं। जब सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम लोग डेमो क्लासेस को पेड लेक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टाटा, बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके सर।